हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने इस चैप्टर की 3 वीडियोस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने उन 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लो। तो इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे पिछले वीडियो से। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ओवरव्यू क्या था, और हमने लास्ट में जाना था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है लिम्फोसाइट्स की वजह से। इस वीडियो के अंदर हम लिम्फोसाइट एंटीबॉडी क्या होती है वो देखेंगे, एंटीजन क्या होता है उसको देखेंगे, और हम इम्यूनिटी वाले टॉपिक को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और हम एलर्जी और ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात आती है कि लिम्फोसाइट के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देखो, लिम्फोसाइट 2 तरीके के हैं, बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है। पहले हम जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, फिर हम इसको डिटेल में एक करके पढ़ते जाएंगे। तो पहली बात आती है, बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एंटीबॉडीज़ का। किसके रिस्पॉन्स में, पैथोजन या एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोडक्शन करते हैं ये एंटीबॉडीज़ का। अब टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये पहली बात तो हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट को, और दूसरी चीज़ ये CMI करवाते हैं। CMI क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अभी हम इसको बस ऐसे ही देख लेते हैं, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है। अब बात आती है कि एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन और था, तो एंटीबॉडीज़ देख लेते हैं क्या होता है। एंटीबॉडी क्या होती है, तो पहली बात ये वाई शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो वाई शेप्ड का होगा। अगली बात आती है कि ये जो होता है वो किसके खिलाफ प्रोड्यूस होता है, पैथोजन के खिलाफ। और क्या करता है, ये पैथोजन को मार देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट बात अगर देखोगे तो ये अलग अलग पैथोजन या अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, मतलब ये स्पेसिफिक होती है। मतलब वायरस के लिए स्पेसिफिक होगी, एक आपकी बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होगी, एक आपके प्रोटोजोन के लिए स्पेसिफिक होगी, और अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी। आगे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, उनमें से 2 लाइट और 2 हैवी। तो इसीलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, H2L2। H2 किसके लिए, हैवी वाले के लिए, L2 किसके लिए, लाइट वाले के लिए। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो IgA, IgM, IgE, IgG। अब ये IG क्या है, IG की फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, और ग्लोबुलिन मतलब एक प्रोटीन है। हमने शुरुआत में देख लिया था क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, वाई शेप प्रोटीन होता है। अब इसमें से आपको 2 एंटीबॉडीज़ को याद रखना है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी से आप याद करके चलोगे तो आपको अच्छा रहेगा। जो IgE होता है ना, ये कोलोस्ट्रम में होता है। कोलोस्ट्रम क्या होता है, मदर का मिल्क, उसके अंदर ये IgA एंटीबॉडी होता है। अगली बात IgE आपके एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर काम करता है। हम इसको फिर से देखेंगे जब एलर्जिक रिएक्शन देखेंगे, और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें फिर से पढ़ना है, लेकिन हमने यहाँ पे भी एक बार उसको टच कर लिया ताकि हमें उस टाइम याद। अब हम स्ट्रक्चर को एक और बार देखते हैं, उसका डायग्राम से समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखो, ये आपको दिख रहा है वाई शेप्ड है पूरा का पूरा। अब 4 पेप्टाइड चेन कैसे, तो देखो 1 2 3 और 4। आप देख सकते हो ये जो बड़ी वाली हैं ये क्या है, हैवी चेन्स हैं, और ये छोटी वाली हैं ये क्या है, लाइट चेन्स हैं। इसीलिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, H2L2, क्योंकि 2 हैवी हैं और 2 लाइट है। अब अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ डिप्रेशन सी फॉर्म है। डिप्रेशन सी क्यों फॉर्म है, क्योंकि जो आपका एंटीजन होगा वो यहीं आके फिट होगा, और जैसे आपने एंजाइम वगैरह वाले चैप्टर में लॉक एंड की टाइप का सुना था, वैसे ही यहाँ पे रिएक्शन होगी और ये एंटीबॉडी आपके एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी। सेम यहाँ पे भी वैसा ही है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब ये जो दोनों चेन्स हैं वो किससे कनेक्टेड होती हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज से कनेक्टेड होती हैं। स्ट्रक्चर के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे सेल्स के बारे में। अब देखो, बी सेल्स कौन सी सेल होंगी, जो बी लिम्फोसाइट के अंदर जो सेल्स होंगे उनको हम बी सेल्स बोल देते हैं। अब बी सेल्स के अंदर भी टाइप्स हैं। कौन सा टाइप है, प्लाज्मा बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स बेसिकली किसका प्रोडक्शन करेंगी, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेंगी। और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, बेसिकली पैथोजेंस को मारती हैं। इसके अलावा कौन सी सेल होती है, तो देखो ये होती है मेमोरी बी सेल्स। अब होता क्या है
कि जब प्लाज्मा बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और वो इनकाउंटर करते पैथोजेंस को और उनको हरा देती हैं, तो उनकी मेमोरी रखना भी ज़रूरी है ताकि जब अगली बार आए तो उसका सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। इसीलिए मेमोरी बी सेल्स क्या करती हैं, एंटीजन स्पेसिफिक होती है, पहली बात तो ये। और जब जब इनकाउंटर होगा किसी भी पैथोजन से, तो उस इनकाउंटर के प्राइमरी रिस्पॉन्स की क्या कर लेगी, मेमोरी रख लेगी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स करने में हेल्प करेगी। आगे अगर हम देखें टी सेल्स, तो टी सेल्स क्या होंगी, जो टी लिम्फोसाइट के अंदर होंगी। इनका फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई भी 2 या 3 पार्ट नहीं है। तो देखो ये क्या करेंगी, बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स को हेल्प करेंगी और CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कराएगी। अब इसी के बेसिस पे 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी 2 टाइप में बांटा गया है, एक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी अगर हम देखें तो ये क्या होती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड। और एंटीबॉडी कौन बनाता था, बी लिम्फोसाइट्स। तो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन कराएगा, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स के जो सेल होंगे वो कराएंगे। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब क्या है, क्योंकि ये जितने भी इम्यूनिटी है वो एक तरीके से लिक्विड मीडियम यानी कि ब्लड के अंदर हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमोरल किसको सिग्निफाई कर रहा है, आपके फ्लूइड्स या ब्लड को सिग्निफाई कर रहा है। आगे अगर हम बढ़े सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो हम बार बार देख चुके हैं कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से हो रही है, टी लिम्फोसाइट्स की वजह से हो रही है। ये होती क्या है, तो एक ये एबिलिटी होती है सेल की कि रिकॉग्नाइज कर सके बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, कि मतलब हमारी बॉडी का सेल है या कोई एंटीजन है, उनके बीच में जो डिफ्रेंशिएशन करने की एबिलिटी है वो क्या कहलाती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और कौन करवाता है, टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स कराते हैं इनको। इनका कोई भी एंटीबॉडीज़ के अंदर रोल नहीं है, मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं है। अगली बात आती है, ये कहाँ पे काम करेंगी फिर, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन। मतलब जैसे किसी का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वो जो नया ऑर्गन वगैरह लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट बोलते हैं। ये ग्राफ्ट आया कहाँ से, तो आपने बॉटनी के अंदर एक टर्म सुना होगा, ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर क्या करते थे कि एक कट लगाते थे प्लांट के अंदर और उसके ऊपर कोई और प्लांट उगा देते थे। ऐसे इसके अंदर भी क्या करते हैं, ऑपरेशन करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी और का ऑर्गन लगा देते हैं। अब हमने अभी देखा कि ये CMI क्या करती है, एबिलिटी रखती है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट करने की। अब अगर ये रखती तो जब किसी और का ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो उसको क्या करेगी, आपकी बॉडी रिजेक्ट करेगी, मतलब उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगी। और होगा क्या, तो ये जो आपके टी सेल्स हैं ये हेल्प करते थे ना बी सेल्स को, तो ये बी सेल्स को बोलेंगे कि ये बाहर का सेल है, इसको मारने के लिए किसका प्रोडक्शन करो, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करो। तो डॉक्टर क्या करते हैं इसके लिए, अब अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी तो आपको वो ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ट्रांसप्लांटेशन किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं उन पेशेंट्स को जिनके अंदर ट्रांसप्लांटेशन हुआ होता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम उनका होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, दब जाएगा और ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन ये करने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर वो जिस पर्सन का, अगर जिसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, अगर वो बाहर वगैरह घूमता है तो इस कंडीशन के अंदर वो डिजीज़ को ईज़िली कैप्चर कर सकता है। तो अगर जिसका भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसको एक काफ़ी सेफ़ इन्वायरमेंट में रखा जाता है, क्योंकि वो कौन से ड्रग पे होते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पे होते हैं, जो कि बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो इम्यूनिटी को और 2 पार्ट्स में अंदर बांटा गया है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर। इसका बेसिस क्या है 2 पार्ट में बांटने का, ये बेसिस है कि कैसे एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म हुई है, मतलब उसका ओरिजिन कैसे आया है। अब हम देखते हैं, आप फिर इसको सही से समझ जाओगे। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडीज़ जो इसके अंदर प्रोड्यूस होंगी ना, वो तब प्रोड्यूस होंगी जब आप एंटीजन से एक्सपोज होगे, मतलब आप उससे फाइट करके बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन करोगे एंटीबॉडी का। तो इसका ओरिजिन क्या हो गया, जब उससे आप इनकाउंटर करोगे, जब आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन आएगा, उसको आपके WBC लिम्फोसाइट वर्क करेंगे, उसकी मेमोरी बना लेंगे, तो वो वाली इम्यूनिटी कौन सी कहलाएगी, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो बेसिकली आता है
वो काफ़ी टाइम लगाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑलरेडी नहीं पता है कि इसको कैसे मारना है। तो इसीलिए जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होता है। पैसिव इम्यूनिटी को देखें तो इसके अंदर क्या होता है, बाहर बनाई जाती है एंटीबॉडीज़ और उसको आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं और वो स्पेसिफिक भी होंगी बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा देखने के बाद कि आपको बैक्टीरियल डिजीज़ हुई है या आपको वायरल डिजीज़ हुई है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है ना आपको कि कौन सा माइक्रोब था, तो वो जल्दी मर जाएगा। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, अब पहली बात तो याद है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को भी और दो पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन को फर्स्ट टाइम एक डिजीज़ होती है और वो डिज़ीज़ का क्या कर लेता है, मेमोरी बना लेता है, और जब सेकेंड टाइम वही डिज़ीज़ होती है तो उसको वाली डिज़ीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत फास्ट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगली बात आती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसके अंदर क्या आता है, वैक्सीनेशन। अब देखो वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है, वैक्सीनेशन के आप सभी को बच्चों को पता है कि बचपन में आप सभी को टीके लगे हुए हैं। अब टीकों के अंदर क्या होता था, उसके अंदर बेसिकली वीक जर्म्स होते हैं। जैसे कि आपको पोलियो का टीका लगा तो पोलियो की बूंद के अंदर क्या होगा, वही जर्म्स होगा लेकिन बहुत वीक स्टेज में, या किल करके डाल देते हैं। अब उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा, आपके WBC, आपके लिम्फोसाइट उसके ऊपर वर्क करेंगे और उसको किल करने की कोशिश करेंगे, और किल करते हुए क्या बना लेंगे, उसकी मेमोरी बना लेंगे कि इस माइक्रोब को ऐसे किल करना था। और जब ऐसा बना लेंगे तो आपके पास जब भी सेकेंडरी रिस्पॉन्स का टाइम आएगा तो बहुत क्विक होगा और आपको लाइफ टाइम वो वाली डिजीज़ नहीं होगी। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो कहाँ से आई इम्यूनिटी, आपकी बॉडी के अंदर से आई, आपकी बॉडी ने वर्क करा, तो ये क्या हो गई, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। अब अगर हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक मदर मिल्क और दूसरा प्लेसेंटा के थ्रू कई सारी एंटीबॉडीज़ को फीटल स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर डाला जाता है मदर के थ्रू। अब जो मदर मिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोल देते हैं। अभी हमने देखा था उसके अंदर IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और हम सब ने देखा था कि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, किसी और की बॉडी से आ रही है, मतलब मदर की बॉडी से आ रही है। आपकी बॉडी ने खुद वर्क नहीं करा, मदर की बॉडी से सेल्फ मेड होकर आपकी बॉडी के अंदर आ गई। तो ये किसके अंदर आई है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएगी, और नेचुरली आ रही है तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब अगर हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसके अंदर आता है जैसे कि बहुत सी चीज़ें, जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन, एंटी वेनम का इंजेक्शन। तो देखो टेटनस के इंजेक्शन के अंदर भी क्या होता है, बाहर बनाया जाता है और फटाफट लगा दिया जाता है, और उसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, काफ़ी क्विक होता है। तो ये जो बाहर बनाया गया वो कौन बनाता है, ह्यूमन बनाते हैं। तो कैसा हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। आगे अगर हम बढ़ें तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन को देखते हैं। तो हमने अभी देख लिया था कि वैक्सीनेशन के अंदर क्या करते हैं, हीट किल्ड या वीकेंड पैथोजेंस को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाता है, और उससे क्या करवाया जाएगा, आपकी बॉडी से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करा जाएगा, और आपकी बॉडी क्या करेगी, उस जर्म को मारने की कोशिश करेगी, और मारने के बाद क्या कर लेगी, उसकी मेमोरी बना लेगी, ताकि सेकेंड टाइम जब आपको इन्फेक्शन हो तो बॉडी ईजिली उसको किल कर दे और आपको कोई भी फर्दर डिजीज़ ना हो। अब आगे एक और बात आती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो देखो जो इम्यूनिटी डेवलप होती है ना वैक्सीनेशन के बाद, उसको हम क्या बोल देते हैं, इम्यूनाइजेशन बोल देते हैं। अब एग्जांपल के लिए NCERT के अंदर क्या दिया गया है कि हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीन है ना, उसको यीस्ट के थ्रू बनाया जा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको बनाया जा रहा है। तो अगली बात आती है एलर्जी के बारे में। तो देखो एलर्जी आखिरकार होती क्या है, तो ये आपकी बॉडी का एक एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स है, किसके खिलाफ, कुछ पर्टिकुलर एलर्जेंस के खिलाफ। ठीक है, तो एलर्जन क्या क्या हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है, कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, माइट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, एनिमल डेंडर हो सकता है, जो कुत्तों वगैरह के छोटे छोटे से वो रेशे रेशे से आते हैं उसको एनिमल डेंडर बोलते हैं। अब इसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, वो है IgE। ये भी हमने पहले देखा था, फुल फॉर्म क्या होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन E।
अब इसकी वजह से जब भी आपको एलर्जी होगी आपकी बॉडी के अंदर तो कुछ रिएक्शन होगी, कुछ सिम्टम दिखेंगे आपकी बॉडी के अंदर। तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? तो छींक आ सकती है, वाटरी आइज़ हो सकती हैं। ऑब्वियस ये बात, जब स्नीज़ आती है तो वाटरी आइज़ तो होती ही होती है। रनिंग नोज़ भी आती है जब छींक आती है, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकती है। अब इसका रीज़न क्या होता है कि ये जो सिम्टम आ रहे हैं इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न क्या है? तो देखो, जब भी आपको कोई भी एलर्जी होती है तो बॉडी हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकालती है। ठीक है, कौन से सेल्स निकालेंगे आपकी बॉडी के अंदर? मास्ट सेल्स इन दोनों को निकालेंगे। इन्हीं दोनों की वजह से आपको ये सिम्टम्स शो होते हैं। अब अगर आपको उसको क्योर करना है, एलर्जी को आपको क्योर करना है, तो कैसे करोगे? तो बेसिकली ये जो रिएक्शंस, जो सिम्टम आए थे वही नहीं। तो देखो, बेसिकली हम इन सिम्टम्स को कैसे दूर करेंगे? तो एंटी हिस्टामिन, जो कि हिस्टामिन के इफ़ेक्ट को उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, एड्रेनलिन और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन के कॉम्बिनेशन से इस एलर्जीज़ के रिएक्शंस को हम दूर करते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो आता है ऑटो इम्यून डिजीज़। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वाली एबिलिटी को खो देता है। और ऐसा जब वो करता है तब वो क्या करने लगता है, हमारे ही बॉडी के सेल्स को अटैक करने लगता है, सेल को अटैक करने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में जो डिजीज़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून डिजीज़। डिजीज़ इन विच बॉडी अटैक्स सेल्स एंड लूजेज द कैपेबिलिटी ऑफ CMI मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इट इज़ नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज़। तो देखो, इस ऑटो इम्यून डिजीज़ का रीज़न क्या हो सकता है? तो ये जेनेटिक भी हो सकता है या इसका रीज़न अननोन भी हो सकता है, मतलब हो सकता है पता ही ना लगे। आगे अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये जो डिज़ीज़ है, आप सभी लोगों ने एक अंपायर को देखा होगा, बिली बॉर्डन, जो आउट देते टाइम अपने फिंगर्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आउट देता था। अगर आप उसके चलने का मूवमेंट देखोगे तो वो भी सही से वो चल नहीं पाता है। तो वो ऐसा वो क्यों करता था? क्योंकि एक्चुअल में उसका वो स्टाइल नहीं था टेढ़ा उंगली करना, उसको ये बीमारी थी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये बेसिकली कैसी बीमारी है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस डिज़ीज़ के अंदर बेसिकली क्या होता है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसको हम पूरी के पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब फुल मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स नहीं होगा। इसीलिए वो अपनी उंगली को भी ट्विस्ट करके ही रख पाता था, एक्चुअल में अपनी उंगली वो सीधी ही नहीं कर सकता था। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, एड्स, जिसके हम वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और कैंसर के बारे में देखेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।